अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम अल्कोहल्स का आपका चैप्टर जो चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ आ गए और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स जो हैं वो किस पे डिपेंड करती है और उसमें कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल्स जो हैं इनकी रिएक्टिविटी। असल में अल्कोहल्स जो हैं आपको पता है इनमें कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है, लेकिन इस तरफ से इसमें अल्काइल ग्रुप होता है। तो फिर हम जब इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अल्काइल ग्रुप जो है उसका कोई भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, आमतौर पर शेयर्ड पेयर्स बनाता है। एक शेयर्ड पेयर ये इसके साथ बनाता है और एक शेयर्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ अल्कोहल्स बनाते हैं। अब अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऑलमोस्ट दो क्या मौजूद हैं, लोन पेयर्स हैं। दो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास। अब समझ लो ये एक इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ, समझे, एक रीजन है, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है इस रीजन में, तो इलेक्ट्रॉन रिच रीजन हो गया। अब इस पे कोई भी ऑलमोस्ट अल्कोहल्स में ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि कोई स्ट्रांगली एसिडिक सब्सटेंस जो है वो इन पे डोनेट करे। तो फिर अल्कोहल्स क्या कर सकते हैं, इनका ऑक्सीजन ये पेयर डोनर बन जाता है और ऑक्सोनियम आयन बना सकता है। एक तो इनमें यानी इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन मौजूद है इस वजह से। अब दूसरा, अलबत्ता अगर हम नेक्स्ट एक और इनका कैरेक्टर देखें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है और ये पेयर डोनर के तौर पे काम कर सकता है, बेस के तौर पे काम कर सकता है। तो अल्कोहल्स जो हैं एक अच्छे बेस के तौर पर काम कर सकते हैं और इनका ऑक्सीजन जो है वो बहुत एक, यानी कि दो पेयर रखने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो एक ये अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा अगर हम इसका जायजा लें तो वो इस तरह से हो सकता है कि अल्कोहल्स जो हैं ये कुछ रिएक्शंस में ये बॉन्ड कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ इसका वीक होता है, लेकिन OH के साथ हमेशा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये कुछ रिएक्शंस में ये अपना बॉन्ड OH का नहीं ब्रेक करता बल्कि कार्बन का और ऑक्सीजन का जो है ये वीक बॉन्ड तोड़ता है। तो जब इसके वीक बॉन्ड को तोड़ा जाता है कुछ अल्कोहल्स में तो आपको बताएंगे, तो फिर इसमें से OH रिलीज हो जाता है और कार्बन जो कि अल्काइल ग्रुप का होता है ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो अल्काइल ग्रुप जो है अल्काइल कार्बोनियम आयन में चेंज हो जाता है और OH ग्रुप जो है ये एक न्यूक्लियोफिलिक यानी कि ग्रुप बनकर एक न्यूक्लियोफाइल बनकर यहां से अलग हो जाता है। अब इस कार्बन पर कोई और, यानी कोई और अल्काइल ग्रुप पर कौन अटैक करेगा, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको पेयर डोनेट करेगा और कार्बन के साथ क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। तो ये रिएक्शन होंगे जहां OH रिलीज होगा पूरे का पूरा। तो ये रिएक्शंस ऑलमोस्ट कौन से रिएक्शंस कहलाएंगे, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी कुछ रिएक्शंस में ये अल्कोहल्स जो हैं ये अपना OH का बॉन्ड तोड़ते हैं, न्यूक्लियोफाइल कोई स्ट्रांग आ जाए जो OH को हटा सकता है। तो OH जब भी रिप्लेस होगा
OH का बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल्स में न्यूक्लियोफाइल नया आ सकता है और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के तौर पर इनके आपस में रिएक्शंस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इन केस अगर मिसाल के तौर पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग बॉन्ड बन चुका है, तो फिर ये बॉन्ड कहीं ब्रेक नहीं भी होता, तो फिर इनमें से अक्सर ये बॉन्ड वीक पड़ जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो जब ये वीक बॉन्ड बन जाता है या वीक बॉन्ड पड़ जाता है तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पेयर गेन कर लेता है और अल्कोहल्स में कोई और पॉजिटिव आइन यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड हो सकता है। तो अब यहां से ये प्रोटॉन चला जाएगा, कार्बन इस ऑक्सीजन को अपना ऑलमोस्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और ये हाइड्रोजन H प्लस आइन बनाकर अलग हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो जब ये प्रोटॉन रिलीज करते हैं अल्कोहल्स तो ये आमतौर पर यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं और जब ये OH रिलीज करते हैं तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। अब इनमें अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ना वो विथ रेस्पेक्ट टू एसएन रिएक्शंस, यानी अगर हम इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, एसएन रिएक्शंस करना चाहते हैं, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम OH आसानी से कौन से अल्कोहल्स में से हटा सकते हैं। तो याद रखो एसएन रिएक्शंस में 3 डिग्री अल्कोहल्स जो हैं ये इजीली सबसे आसानी से OH रिलीज करेंगे। इनमें बहुत मतलब वीक OH का बॉन्ड होता है, ये टूटता है। उससे थोड़ा कम रिएक्ट करेंगे कौन से अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स, और इनसे भी कम रिएक्ट करेंगे कौन, प्राइमरी अल्कोहल्स। तो एसिड रिएक्शंस प्राइमरी अल्कोहल्स में या फिर मिथाइल अल्कोहल में ऐसे समझ लो ना होने के बराबर। और ये रिएक्शन एसिड रिएक्शंस किसमें आसानी से हो सकते हैं, ये टर्शरी अल्कोहल्स में हो सकते हैं। और एसिड रिएक्शंस जो हैं वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एसिड रिएक्शंस वहां पर हो सकते हैं जहां पर कार्बोनियम आयन स्टेबल बने। तो यहां पर आप देखोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का पता है कि ये कैसे स्टेबल करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से बनेंगे, कार्बोनियम आयन टर्शरी अल्कोहल का। सेकेंडरी का थोड़ा वीक है, प्राइमरी का बिल्कुल वीक है। तो OH आसानी से कौन से अल्कोहल्स में हो सकते हैं, ये टर्शरी अल्कोहल्स में होंगे। टर्शरी अल्कोहल्स में ये इजीली हो जाते हैं। तो एसिड रिएक्शंस का ऑर्डर देखो, उनका आसानी से होने का अमल देखो, तो ये टर्शरी में बिल्कुल इजी हो जाते हैं। उसके बाद हम लेते हैं यानी कि रिएक्शंस या फिर रिएक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू। अब हम इसको देखते हैं रिएक्टिविटी को विथ रेस्पेक्ट टू किसके लिहाज से, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है H प्लस का आयन हटाना पड़ेगा। तो ये जब सब्स्टिट्यूट होता है तो फिर हमें ये सब्स्टिट्यूशन कब फेवर करेगी, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा ना उसमें इलेक्ट्रोफाइल आसानी से निकलेगा। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं ये सबसे इजीली प्रोटॉन रिलीज करते हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा
यानी कौन रिलीज करता है? मिथाइल अल्कोहल। फिर प्राइमरी अल्कोहल्स में से प्रोटॉन इजीली रिलीज होगा, सेकेंडरी में से थोड़ा सा मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए, ये थोड़ा स्टेबल होते हैं, और टर्शरी 3 डिग्री अल्कोहल्स जो है ये आमतौर पर जनरली अगर कहा जाए तो इनमें एसिडिक रिएक्शंस ना होने के बराबर है। तो इसलिए हम अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करें तो ये मिथाइल अल्कोहल में बहुत तेजी से होंगे, प्राइमरी में, उनके बाद सेकेंडरी में, उनके बाद, और सबसे कम सबसे स्लो रिएक्ट करेंगे टर्शरी अल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो अल्कोहल्स के ये दो मोस्ट ऐसे समझ लो कॉमन रिएक्शंस हैं जहां ये अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं। अब हम इनके कुछ अहम रिएक्शंस की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि ये रिएक्शंस अल्कोहल्स में जो होंगे ये कौन कौन से हैं और इनका आमतौर पर कैरेक्टर क्या होगा। तो इनमें पहला इनका फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद विद अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स में के साथ इनका रिएक्शन, और ये अल्काइल हेलाइड्स के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ? हेलोजन एसिड्स के साथ। अगर हम इनको देखें तो ये हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे HX के साथ और ये अल्काइल हेलाइड बनाएंगे। इसका मैं ज्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अल्काइल हेलाइड का चैप्टर जो है उसमें हम उनकी प्रिपरेशन में ये पूरा रिएक्शन विद डिटेल आपने पढ़ा है। असल में होता क्या है कि हम कोई ना कोई अल्कोहल उठाते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वगैरह, ठीक है। अब इस अल्कोहल में हम ऐड करते हैं या इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? हेलोजन एसिड के साथ, जैसा कि HCl है, HBr है। तो ये आमतौर पर कैटलिस्ट इस रिएक्शन का होता है जिंक क्लोराइड। अब ये HCl और जिंक क्लोराइड को एक साथ मिलाकर आप क्या बोलते हो? ल्यूकॉस रिएजेंट बोलते हो। तो ल्यूकॉस रिएजेंट जो है ये आपको याद है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको, रिएक्शन को हम आमतौर पर ल्यूकॉस टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें एसिड रिलीज करता है प्रोटॉन और यहां से इसका OH रिलीज होता है। तो प्रोटॉन और OH ये मिलकर क्या बना लेते हैं? H2O यानी वाटर। और बाकी इनका अल्काइल ग्रुप जो कि पॉजिटिव चार्ज है ये इसके साथ इसका नेगेटिव हैलाइड मिल जाता है। तो ये एसएन रिएक्शन कहलाते हैं। यहां पर हम एक न्यूक्लियोफाइल को हटाकर दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेकर आ रहे हैं और ये बनाता है अल्काइल हैलाइड। और ये फिर अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये टर्बिडिटी लेयर बनाते हैं। याद है आपको, इसके बारे में पढ़ा था। तो ये ल्यूकॉस टेस्ट जो है जब हम प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स का करते हैं तो ये आमतौर पर हमें क्या देते हैं? अल्काइल हैलाइड्स। तो अब यहां पर अगर हम इनका ल्यूकॉस टेस्ट करें तो ल्यूकॉस टेस्ट जो देंगे उनमें आपको पता है ये 1 डिग्री अल्कोहल्स जो हैं ये आमतौर पर ओनली गिव, ये हमें टेस्ट दे सकते हैं, गिव ल्यूकॉस ल्यूकॉस टेस्ट ओनली ऑन हीटिंग। आपको लाजमन क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, तब ये आपको ये टेस्ट देंगे। ये मैंने अल्काइल हैलाइड में पूरा डिटेल बताया हुआ है, आपको पढ़ा है आपने। नंबर 2, सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं ये कोल्ड वाटर में ही देंगे, पर अल्कोहल्स ये रिएक्शन कितनी देर में करेंगे? गिव 5 टू कहां तक? 15 मिनट्स तक ये रिएक्शन होगा, तब
ये बेटा 5 to 15 मिनट्स में टेस्ट जो है ये इनका हो जाता है। और उसके बाद जो 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं, कौन से अल्कोहल्स हैं? 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं। ये इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, इमीडिएटली विद, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ल्यूकोस रीएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये इनका टेस्ट जो है आमतौर पर जनरली हम कह सकते हैं कि ये आसानी से रिएक्शन होता है और ये इन अल्कोहल्स की पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स ये टेस्ट हीट करने पर ही देते हैं। अगर आप उसमें ल्यूकोस रिएजेंट मिलाते हो, कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा 15 मिनट। उसके बाद अगर देखो नहीं कर रहा है तो फिर हीट करो। तो समझ जाओ अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है, जो सिर्फ हीट करने पर ही अल्काइल हैलाइड बनाएगा। सेकेंडरी अगर अल्कोहल होगा तो आप उसमें ल्यूकोस रिएजेंट ये वाला मिला दो। तो ये 5 से 15 मिनट में, इवन 10 मिनट भी लिखा होता है, तो 15 मिनट तक वेट करना पड़ता है। तो फिर ये रिएक्शन हो जाता है, तो ये समझा जाता है कि अल्कोहल कौन सा था, सेकेंडरी। अगर ल्यूकोस रिएजेंट मिला देते हो, फौरन ऑयली लेयर बन जाती है, टर्बिडिटी लेयर बन जाती है। कहां पर? ये बन जाती है ऊपर, यानी कि ल्यूकोस रिएजेंट में ऑयली लेयर फौरन बन जाए। तो फिर ये समझना चाहिए कि ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है। ये ऑलमोस्ट हमारा टर्शियरी अल्काइल है, फौरन ये अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर बना लेता है। अगर इस रिएक्शन को पूरा समझना है आपने, तो अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में ये पूरा रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसमें आप एक दफा फिर अल्काइल हैलाइड के चैप्टर की वीडियो देख लो, इसमें मुकम्मल आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी हम अल्काइल हैलाइड में ही पढ़ के आए हैं, और वो नंबर 2 रिएक्शन है। वो है रिएक्शन विद, रिएक्शन विद किसके साथ? SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा हैलाइड। अब मैं यहाँ क्लोराइड मैंने लिख दिया, हालांकि कोई भी हैलाइड यहाँ यूज हो सकता है, ट्राई हैलाइड। ये रिएक्शन भी अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में लिखा हुआ है, इसको पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी क्या उठाते हैं? अल्कोहल उठाते हैं। अब इस अल्कोहल को हम रिएक्ट कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो ये फिर रिलीज करता है क्लोराइड और सल्फर +2 में। अब ये 2 क्लोराइड अलग हो गए, यहां से ये एसिडिक नेचर शो करता है। ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अल्काइल से भी। तो अब रिएक्शन इनका चलने लगता है, तो मिथाइल पे चार्ज आ जाती है प्लस, और एक क्लोराइड लेकर ये बना लेता है कौन सा कंपाउंड? ये बना लेता है मिथाइल क्लोराइड, या फिर ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी हो। एक प्रोटॉन है, इसको दूसरा क्लोरीन यहां से मिलता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड बना लेता है। अब बाकी बचता है SO, इस पर चार्ज है +2, ऑक्सीजन पर चार्ज है -2, तो ये फिर बना लेता है SO2 का गैस। क्या बना लेता है? सल्फर डाइऑक्साइड का गैस। तो जब हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा वाला? एक प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल हैलाइड का, दूसरा हेलोजन एसिड, और तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन इसका कौन सा वाला है? वो है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ। सपोज हमने मिथाइल अल्कोहल लिया, अब इसके मोल उठाओगे कितने? 3 मोल। तो ये 3 मोल से रिएक्ट करता है,
3 मोल, और यहाँ फास्फोरस, ट्राइब्रोमाइड, ट्राइक्लोराइड, ये उठाना पड़ता है। तो ये रिलीज करता है यहाँ पर OH, और इस पर चार्ज आ जाता है प्लस। तो ये कोई ना कोई अल्कोहल उठाओगे, इथेनॉल, मिथेनॉल वगैरह। यहां से क्लोराइड माइनस में, और फास्फोरस पर चार्ज कितना है, +3। अब देखते हैं ये बेटा, मिथाइल जो है इस पर चार्ज है +3, +1। एक क्लोरीन इसको देते हैं तो ये मिथाइल क्लोराइड, फिर दूसरा मिथाइल, फिर तीसरा, 3 मिथाइल क्लोराइड बन गए। अब फास्फोरस पर चार्ज कितनी है, फास्फोरस पर चार्ज है +3, और एक OH पर चार्ज है -1। तो ये 3 OH होते हैं। अब ये एक एसिड बना लेगा, इस एसिड को हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड। क्या बोलोगे, फास्फोरस एसिड। एक होता है फास्फोरिक एसिड, वो अलग है, ये फास्फोरस एसिड है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहो तो ये यूं होता है। ये अमूमन एक OH है इसमें, फिर ये दूसरा OH है इसके अंदर, और ये इसके अंदर है तीसरा OH। बाकी इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो ये है H3PO3 होता है। बाकी फास्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन होता है एक्स्ट्रा, तो वो नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करेगा किसी भी अल्कोहल के साथ, तो एक तो ये अल्काइल हैलाइड बनाएगा, मिथाइल, इथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। और दूसरी प्रोडक्ट इसकी कौन से वाली आएगी, फास्फोरस एसिड की आ जाएगी। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, इसका रिएक्शन है वो भी सेम ऑलमोस्ट चलता है अल्कोहल्स के साथ, वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ये इथाइल प्लस में, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इथेनॉल, मीथेनॉल वगैरह, ये हमने अल्कोहल का कंपाउंड बना लिया। अब यहां से क्लोरीन माइनस में, फास्फोरस पर +2 चार्ज आ जाती है। सारे क्लोरीन रिलीज नहीं करता है, ये रिलीज करता है 2 क्लोराइड। तो एक क्लोराइड जो है वो इथाइल का पॉजिटिव आइन, एक क्लोरीन यहां से रिलीज होगा नेगेटिव, ये आपस में मिल जाएंगे। तो पहली प्रोडक्ट हमें किसकी मिल जाएगी, इथाइल क्लोराइड की। हाइड्रोजन उठाएंगे, दूसरा क्लोरीन, ये मिलकर बनाएगा HCl। अब बाकी इसमें 5 में से कितने क्लोरीन चले गए, इसमें से 2 क्लोराइड रिलीज हो गए। अब फास्फोरस पर चार्ज है +2, और ऑक्सीजन पर चार्ज है -2। -2 और +2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये एक कंपाउंड बन जाएगा, और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, फास्फोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हो इसको, फास्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको। तो ये 3 किस्म के रिएक्शन है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, और उसके बाद थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तीनों में आप देखोगे मेन प्रोडक्ट कॉमन आ रही है, और वो कौन सी आ रही है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अब आते हैं इसमें एक प्रोसेस होता है, रिएक्शन नंबर 3 होगा, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सा वाला रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन आप किसे कहते हैं, यानी रिएक्शन ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान ए कंपाउंड, एक कंपाउंड जो है वो लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बनकर लूज हो जाए, एक हो, दो हो, तीन हो, तो डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन के दौरान किसको रिमूव करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स को।
तो इसको आप बोलते हो डिहाइड्रेशन। तो अब अल्कोहल्स जो हैं, ये अल्कीन्स में हम हाइड्रेशन में पढ़ के आए, तो इनकी डिहाइड्रेशन कौन कर सकता है? अल्कोहल्स की, इनकी डिहाइड्रेशन करता है एक कंसंट्रेटेड, कौन? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और इसको कम से कम 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट भी किया जाएगा, तब ये रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? ये ऑलमोस्ट 145 से भी अबव चले जाओ तब ये क्या रिलीज करता है? यहाँ पर OH रिलीज करेगा और यहाँ से प्रोटॉन। OH इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो ये प्लस में हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे जाता है तो ये माइनस में। अब समझो ये OH और ये प्रोटॉन ये मिलकर क्या बना लेते हैं? H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल। अब बाकी यहां बचता है कार्बन का नेगेटिव आयन और दूसरे कार्बन का पॉजिटिव। OH ले गया इलेक्ट्रॉन, अब ये है डोनर और ये कार्बन है एक्सेप्टर। तो हमें यहाँ प्रोडक्ट किसकी मिलेगी? कोई ना कोई अल्कीन जो है वो हमें मिलेगा। तो जब भी आप अल्कोहल्स की क्या करते हो? डिहाइड्रेशन करोगे, बस इतना याद रखना कि टेम्परेचर जो है वो एट लीस्ट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, अगर 145 रखते हो तो फिर ये ईथर्स में तो चेंज हो सकता है, अल्कीन में जाए, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये बना सकता है। तो हम जब अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हैं तो पहली बात हमें एसिड कौन सा चाहिए? कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। दूसरा, हमें अल्कोहल्स के कंसंट्रेशन और कंसंट्रेट और एसिड स्ट्रॉन्ग तो हो ही, लेकिन ये भी है कि वो उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए? ये इक्वल होनी चाहिए किसके? अल्कोहल्स के। अब इनका एक और अहम रिएक्शन अल्कोहल्स का, और वो कौन सा रिएक्शन है? नंबर 4, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। यानी ये ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीजन ऐड करोगे तब चलता है। तो इन रिएक्शंस को सिंपल कंसेप्ट में हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ क्या? ऑक्सीजन कह सकते हैं आप इसको। तो ये ऑक्सीजन इनमें ऐड होता है अल्कोहल्स में, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो याद रखें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग होना चाहिए, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इनका रिएक्शन बहुत कम होता है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं कौन से अल्कोहल्स का? प्राइमरी अल्कोहल्स का। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो जब ऑक्सीडाइज होते हैं, वो जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो बनाते हैं एल्डिहाइड, यानी ऑन ऑक्सीडेशन। जब प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर ये प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे एल्डिहाइड्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये फिर प्रोड्यूस करेंगे एल्डिहाइड्स। अब देखो मैं यहां पे उठा रहा हूं प्राइमरी अल्कोहल, यानी इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये इथाइल अल्कोहल क्यों प्राइमरी अल्कोहल है? क्योंकि आप देखो जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसके साथ डायरेक्ट अटैच कितने कार्बन है? 1 है। तो ये 1 डिग्री क्या है? अल्कोहल है। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल को आप रिएक्ट कराओगे, किसके साथ रिएक्ट कराओगे? किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा, इसके कैटलिस्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडेशन का। याद रखो ऑक्सीडेशन जब भी करो तो कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा, ये डाइल्यूट वगैरह यूज नहीं करेंगे।
अब देखते हैं होता क्या है। यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, एक OH से हाइड्रोजन, तो बाकी अल्काइल ग्रुप आप ये देखो, ये वाला, और ये अल्काइल का कार्बन। अब इस ऑक्सीजन से किसका बॉन्ड टूट गया? हाइड्रोजन का। ये अलग हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का अनपेयर्ड हो गए। इसका भी हाइड्रोजन चला गया, इसका भी। अब ये आपस में ही वो पेयर कर लेते हैं। तो पहली प्रोडक्ट हमें किसकी मिलती है? पहली प्रोडक्ट मिलती है एल्डिहाइड की। अब ये दोनों हाइड्रोजन इस एटॉमिक ऑक्सीजन को के साथ रिएक्ट करते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दिया है। तो एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देखो प्राइमरी अल्कोहल उठाओगे तो हर दफे ये एल्डिहाइड ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ये प्राइमरी अल्कोहल्स का टेस्ट भी है, और इससे हम आसानी से ये पहचान सकते हैं कि अल्कोहल हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। तो प्राइमरी का टेस्ट तो ऐसे ही होगा। अब नंबर 2, दूसरे हम उठाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। कौन सा अल्कोहल उठाओगे? सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन, यानी अगर इनकी हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करने पर प्रोड्यूस करेंगे क्या? कीटोन्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? कीटोन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो यहां पर हम यहां पे ले रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल, जैसा कि ये है। अब ये हमने लिया है सेकेंडरी प्रोपाइल प्रोपाइल अल्कोहल। ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल लिया क्योंकि सेकेंडरी कार्बन था, इस वजह से। अब इसको आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई स्ट्रॉन्ग उठा लो, जैसे KMnO4 है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन डोनेट करेगा तब जब इसमें कैटलिस्ट कॉन्साइड करोगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इधर से जाएगा हाइड्रोजन और इधर से जाएगा कार्बन। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर किस में चेंज हो जाएंगे? वाटर में। अब ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन चला गया, कार्बन से भी, तो यहां पर इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इस ऑक्सीजन का भी अनपेयर्ड। अब ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे? पेयर, और ये बना लेंगे कीटोन। क्या बना लेंगे? कीटोन, जिसको आप एसीटोन कहते हो। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करो तो ये कीटोन्स बनाते हैं। हर मतलब सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में ही चेंज होता है। इसके बाद अगर हमें कहा जाए कि भाई क्या टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा? डायरेक्ट डायरेक्ट तो ये नहीं होते, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज नहीं होते। और ये हाँ ठीक है, डिहाइड्रेशन कर लो फिर तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और फिर ये प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे, लेकिन डायरेक्ट ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते ना। तो अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाने पर कोई अल्कोहल रिएक्ट ही नहीं करता है तो समझ जाओ कि ये टर्शरी अल्कोहल है। यानी टर्शरी अल्कोहल्स, जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं, हैव नो रिएक्शन, यानी इसका रिएक्शन ही डायरेक्ट नहीं होता है। नो रिएक्शन विद किसके साथ? विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ टर्शरी अल्कोहल्स का कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। तो लिहाजा ये फिर रिएक्शन होता ही नहीं है तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होंगे। तो जो ऑक्सीडाइज ना हो तो वो फिर समझ लो कौन से अल्कोहल्स हैं? वो हैं टर्शरी अल्कोहल्स हैं। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट रिएक्शंस जो हैं वो आमतौर पर जनरली हमें ये आम अल्कोहल, कॉमन अल्कोहल्स जो थे, ये तो इनके तो रिएक्शन हो गए कंप्लीट।
अब हम लेते हैं यानी क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ 1, 2 कौन से विक डायोल्स। अब विक डायोल्स क्या हैं? ये हैं वो अल्कोहल्स जिनमें OH ग्रुप जो है एक फर्स्ट कार्बन पे होगा और दूसरा उसके साथ वाले सेकंड पे, जहां भी हो, सेकंड पे तो थर्ड पे, थर्ड पे तो फोर्थ पे, फर्स्ट पे तो सेकंड पे। तो जब एक दो लगातार कार्बन पर अलग अलग OH ग्रुप हैं तो इनको फिर हम बोलते हैं विक डायोल। अब जैसे यहां पर लिखेंगे विक इथेन 1, 2 डायोल। अब ये डायोल है। अब इसको हम किससे रिएक्शन कराते हैं? इसको हम रिएक्ट कराते हैं परायोडिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराओगे? इसको रिएक्ट कराएंगे पर आयोडिक एसिड के साथ। तो फिर ये इनका क्लीवेज होगा। अब परायोडिक एसिड कौन सा है? HiO4। इस एसिड को हम बोलते हैं पर ओयोडिक, पर ओयोडिक एसिड ये कहा जाता है। अब परायोडिक एसिड क्या करेगा? सिंपल टर्म्स में ये देखें, यहां से ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, ये वाला, और यहां से ये हाइड्रोजन रिलीज होगा और इनका ये बॉन्ड जो कार्बन का कार्बन के साथ था, अक्सर ये बॉन्ड भी टूट जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से। भाई एक तो कार्बन का बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चला गया। अब देखते हैं कि ये क्या बना। ये आधा हिस्सा मॉलिक्यूल का अलग, ये अलग, तो हर हिस्से में एक आया कार्बन। अब कार्बन जो था उसके OH से हाइड्रोजन भी चला गया, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। कार्बन ने कार्बन से बॉन्ड तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। बाकी हर कार्बन के साथ क्या है? यहां पर मौजूद है दो हाइड्रोजन, ये वाले, ये रख दिए। अब देखें ये बन गया एक एल्डिहाइड। फिर दूसरा उठाओगे, ये बन जाएगा दूसरा इसी तरीके से एल्डिहाइड। पर अगर यहाँ कार्बन फर्दर होंगे, अल्काइल ग्रुप होंगे, तो फिर ये कीटोन भी बन सकता है। ठीक है, क्या बन सकता है? कीटोन। यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप हो, यहाँ पर भी हो। तो ये तो हमें इसने बना के दिया क्या? फॉर्मल डिहाइड। अब ये दो हाइड्रोजन इस परायोडिक एसिड से एक ऑक्सीजन लेकर क्या बना लेते हैं? H2O। और बाकी ये बन जाता है हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये बन जाता है। तो आप देखो, जब हमने क्या किया, इसको तोड़ा ये विक डायोल को, तो फिर इसने हमें ब्रेकेज करने पर, परायोडिक एसिड से रिएक्ट करने के पर हमें दिया एल्डिहाइड, कीटोन भी दे सकता है और फिर हाइड्रोआयोडिक एसिड भी दे सकता है। यानी ऑन रिएक्शन, रिएक्शन विद, किसके साथ रिएक्ट करने पर आयोडिक एसिड, परायोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर विक डायोल्स प्रोड्यूस, ये फिर प्रोड्यूस करते हैं एन एल्डिहाइड, या तो एल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं और या फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं? कीटोन्स। ठीक है, ये इनके मेजर प्रोडक्ट्स होती हैं। तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट इनके अल्कोहल्स के कॉमन रिएक्शंस जो थे उनको आपने देखा कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं और उसके बाद ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। बाकी अल्कोहल्स के यूजेस में अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, अगर इनको मिलाएं तो हम मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाते हैं। और ये जो मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है इसमें 85% आपका इथेनॉल होता है और उसके बाद तकरीबन आपका
10%, 9 to 10% वाटर होता है और इसमें 5% जो है इथेनॉल होता है। तो ये बनता है आपका मिथाइलेटेड स्पिरिट, ये जो मेडिसिन में यूज होता है। दूसरा स्पिरिट बनता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो इसमें यानी पक्का स्पिरिट, वो कच्चा होता है और इसको पक्का स्पिरिट भी बोलते हो। इसमें 95% आपका इथेनॉल होता है और 4 to 5% आपका मिथेनॉल होता है। तो ये स्पिरिट बनाने में अल्कोहल्स का यूज किया जाता है। उसके बाद अल्कोहल्स जो है ये वाटर को फ्रीज होने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम कर देते हैं, रोकते हैं। आप वाटर में अल्कोहल मिला दो, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कई सौ गुना डिक्रीज हो जाता है। फिर ये -212 डिग्रीज तक भी आप टेम्परेचर ले जाओ तो वाटर फ्रीज नहीं होता है। तो ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के तौर पर यूज होते हैं, ठीक है। यानी वाटर को फ्रीज होने से बचाते हैं, भले टेम्परेचर कितना भी लो करते हैं। इथाइल अल्कोहल जो है ये शराब में यानी बेवरेजेस में, मुख्तलिफ शराब में इस्तेमाल होता है। उसके बनाने में अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये अल्कोहलिक शराब होती है जो आमतौर पर हमें कहा जाता है कि भाई ये खतरनाक होता है, अल्कोहल पीने से मना किया जाता है। फिर ये इथाइल अल्कोहल जो तरक्की याफ्ता ममालिक में पेट्रोल का सब्सिट्यूट भी है। तो जहां हम इथाइल अल्कोहल को यानी कि बाकी यूजेस मेडिसिन वगैरह में लेकर आते हैं, होम्योपैथिक की मेडिसिन, तकरीबन इनमें 90% इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। उसके अलावा ये इथाइल अल्कोहल जहां पेट्रोल फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो वहां मोटर बाइक्स में इथाइल अल्कोहल को यूज किया जाए तो ये यानी फ्यूल का भी काम करता है। उसके बाद इथाइल अल्कोहल जो है मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आपने सुना होगा ये लो टेम्परेचर थर्मोमीटर होते हैं, रेड कलर के लिक्विड स्पिल होते हैं, तो जो 100 डिग्री तक टेम्परेचर देते हैं, तो उसमें भी अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मिथाइल अल्कोहल की बात की जाए तो बहुत ज्यादा जहरीला होता है। तो फिर इसमें हम इसके जहर को, असर को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए हम इसमें इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं। तो इस अमल को कहते हैं डीनेचरिंग ऑफ मीथेनॉल। तो मीथेनॉल की डीनेचरिंग इथेनॉल से की जा सकती है। उसके अलावा ये टिंक्चर्स आपने सुना होगा, मेडिसिन्स होती हैं। तो ये टिंक्चर्स वो दवाई होती है जिसमें बाकी केमिकल कंपाउंड के साथ साथ अल्कोहल उसमें मिलाया जाता है। इसके बाद परफ्यूम्स तो आप लोग यूज ही करते होंगे। तो परफ्यूम्स जो हैं उनका सॉल्वेंट यानी बेस, हम परफ्यूम के सॉल्वेंट को बेस कहते हैं परफ्यूम की लैंग्वेज में, तो ये उनके बेस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो आज हम यहाँ पर अल्कोहल्स का, एलिफेटिक अल्कोहल्स का आपके बुक के हिसाब से ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम प्रोसीड करेंगे फिनोल्स की तरफ, या केमिस्ट्री ऑफ फिनोल जो है उसको पढ़ेंगे। इसको आप कार्बोलिक एसिड भी बोलते हो। तो फिनोल्स क्या हैं और उनकी केमिस्ट्री क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।